हमारा फाइनली स्टूडेंट दरबार का सेशन नंबर 8 आज यहाँ पे हमारा स्टार्ट होने जा रहा है। टोटल 7 सेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। डेली हम यहाँ पे आधा घंटा पूरी की पूरी फैमिली के साथ यहाँ पर हम कुछ ना कुछ रिवाइज करते हैं और होप्सो जो हमारे सेशन चल रहे हैं। हेलो 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 गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग भाई, की हाल चाल। चलो ये सभी का हालचाल बड़े ही होना चाहिए। तो फाइनली आज हमारे स्टूडेंट दरबार का सेशन नंबर 74 आज हम पे स्टार्ट करने जा रहे हैं सर। लास्ट सेशन में हमने इनकम टैक्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने स्टार्ट किए थे। उसमें दिसंबर 19 का जो न्यू सिलेबस वाला पेपर था ना, उसको हमने सोल्व किया था। अब आपको मैंने कहा था कि इनकम टैक्स में वैसे आपके एग्जाम में 30 नंबर का इनकम टैक्स आएगा, बट क्वेश्चन जो होंगे वो 45 नंबर के होंगे। एक क्वेश्चन ऑप्शन में जाएगा, वो भी हम क्लास में कंप्लीट करेंगे। उम्मीद करता हूं वो 45 नंबर के 45 नंबर आपके सोल्व हो चुके होंगे। कोई भी डाउट था उसको मैंने कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दिया, जिन बच्चों का भी था। और बाकी अगर कोई अभी भी डाउट है प्लीज आप मुझसे पूछ लेना, क्योंकि मैं आपको बार बार कह रहा हूं इनकम टैक्स में 30 नंबर में से ना कम से कम मान के चलो कि 20 या 25 नंबर तो हमारे होने चाहिए। अच्छा, अभी तो सुना ध्यान से। अब आज जो हमें यहाँ पे करना है ना, अब जो सीएस प्रोफेशनल के ओल्ड सिलेबस वाला पेपर आया था उसको आज हमें सोल्व करना है। अब बच्चा ये बात कह रहा है न्यू सिलेबस वाला, सर क्या आज हमें यहाँ पे बैठना है नहीं बैठना, क्योंकि ओल्ड सिलेबस में काफी सारे चैप्टर जो है वो एक्स्ट्रा है इनकम टैक्स में, न्यू सिलेबस के अंदर वो चैप्टर नहीं है। आपको मैंने न्यू सिलेबस वालों को पहले भी कहा था ना, आप ये मत सोचना कि आपके एग्जाम में वो चैप्टर नहीं है सर, क्योंकि आपकी एग्जीक्यूटिव ऑलरेडी क्लियर है। आपके एग्जाम में जब भी क्वेश्चन बनेंगे वो क्वेश्चन लिंक होके डालेगा। तो वैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी आपने बैठना है। रीजन बीइंग, क्योंकि अगर क्वेश्चन उससे इंटरलिंक होके बनेगा ना, तो आप इंस्टीट्यूट को एक्सक्यूज नहीं दोगे कि भैया आपने तो 6 चैप्टर डाले हैं, ये क्वेश्चन आपने इसका क्यों डाल दिया। वो क्या बोलेगा, आपके एग्जीक्यूटिव तो क्लियर है ना। तो सिंपल सी बात है, आपने एक बार जरूर बैठना है। जो क्वेश्चन आपके होंगे जो आपके सिलेबस में नहीं होंगे आपको बता दूंगा, बट फिर भी आपने सुनने जरूर है, ठीक है जी। और बाकी अगर मैं और सिलेबस के पेपर की बात करता हूं, मे बी अगर आप में से कुछ बच्चे जिन्होंने पेपर दिया हो दिसंबर 19 में, सिर्फ गिना चुना ना एक क्वेश्चन प्रैक्टिकल बना था, बाकी सब क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड थे। आपको मैं दिखाऊंगा 45 नंबर के इनकम टैक्स में ना आप ये लगा लो 40 नंबर के इनकम टैक्स वाले क्वेश्चन प्रोविजन बेस हैं, थ्योरी बेस हैं। सिर्फ सिंगल क्वेश्चन प्रैक्टिकल बना, वो किसका बना, पार्टनरशिप फॉर्म वाला। आप ये देख लो, सिर्फ पहला क्वेश्चन प्रैक्टिकल है, बाकी जितने क्वेश्चन है वो ऑलमोस्ट सारे के सारे क्वेश्चन कौन से हैं, सिर्फ थ्योरी बेस हैं। तो आपको मैंने पहले भी कहा था, जो ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे हैं वो तो कान खोल के ध्यान सुन लें कि आपके एग्जाम में इनकम टैक्स मेजर थ्योरी बेस आएगा। मतलब कम से कम 15 नंबर की थ्योरी होगी, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 नंबर के प्रैक्टिकल होंगे। और बच्चा मार पता कहां पे खाता है, बच्चा मार या तो प्रैक्टिकल के अंदर खाएगा या वो थ्योरी को लिखने के अंदर मार खाएगा। उसको आते सारे होंगे, उसको लिखना नहीं आता होगा। तो सिंपल सी बात है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे रिवीजन करा रहा हूं, ताकि आपको पता भी लगे कि आपने लिखना क्या है, और जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे वो भी हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, एक बात और, एक कल बच्चे का मेरे पास मैसेज आया था, पता नहीं अब ऑनलाइन क्लास का बच्चा है यूट्यूब फैमिली का बच्चा है, कि सर ऐसे कौन कौन से चैप्टर हैं जो हमें प्रैक्टिकल तैयार करने हैं, मतलब जहां से ना प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन सकते हैं, उसकी हम मैक्सिमम प्रैक्टिस करें, क्योंकि ना प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमसे सोल्व नहीं होते। थ्योरी तो हम फिर भी पढ़ लेंगे, हम याद फिर भी कर लेंगे, बट अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं ना वो हम सोल्व नहीं होते। तो सर वैसे तो मैं आपको बता दूं, आपको सारे चैप्टर ही करने हैं, बट कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, एक चैप्टर आपका हो गया मैट का, एक चैप्टर आपका हो गया एएमटी का, एक चैप्टर हो गया पार्टनरशिप फर्म की टैक्सेशन सेक्शन 40B वाला, फिर एक टॉपिक आपका हो गया स्लम सेल वाला, एक टॉपिक आपका हो गया स्लम सेल वाला, एक टॉपिक आपका हो गया बायबैक वाला, और एक टॉपिक आपका हो गया डिविडेंट वाला। तो ये टॉपिक आपके ऐसे हैं जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनेंगे। एक टॉपिक और ट्रांसफर प्राइसिंग के चैप्टर में जो एएलपी निकालने वाला टॉपिक है, ये प्रैक्टिकल है। तो ये टॉपिक आपके प्रैक्टिकल है। 99% चांस है प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो बनेंगे वो इन टॉपिक के अंदर से बनेंगे। इसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है, बाकी जो भी क्वेश्चन होंगे वो नॉर्मली थ्योरी बेस होंगे, ठीक है जी। और ये फिर स्टार्ट करें सेशन। बच्चा कह रहा है सर यस सर स्टार्ट कर सकते हैं। चलो जी, इधर देखो ध्यान से, अब एक बार चेक कर लो क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान देना जी। अब क्वेश्चन नंबर 1 में ना एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जहां पर नॉर्मली बच्चा गलती करके आया होगा या गलती कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, जेसी एंड कंपनी पार्टनरशिप फर्म कॉन्स्टिट्यूट बाय 2 पार्टनर अरुण एंड वरुण
रिपोर्ट ए नेट प्रॉफिट 10 लाख बिफोर डिडक्शन ऑफ द फॉलोइंग आइटम फॉर द प्रीवियस ईयर 31 मार्च 19। पहली बात, जो ये 10 लाख रुपए के प्रॉफिट दिए हैं, ये नीचे जो एडजस्टमेंट दी हैं उनकी एडजस्टमेंट करने के बाद दिए हैं या उन एडजस्टमेंट करने से पहले दिए हैं? उन एडजस्टमेंट करने से पहले दिए। याद करो, आपको मैंने लास्ट सेशन के अंदर भी कहा था कि एक क्वेश्चन हम ऐसा करेंगे, जो लास्ट सेशन के अंदर हमने क्वेश्चन किया ना, उसमें दिया था कि नेट प्रॉफिट ऐसे हैं जो एडजस्टमेंट करने के बाद दिए हैं। अब अगर एडजस्टमेंट करने के बाद दी होंगे, उस बेस पे हमने कैलकुलेशन वहां पे की थी। यहां पे कह रहे हैं कि 10 लाख के जो प्रॉफिट है ना, ये एडजस्टमेंट करने से पहले हैं। अब इसमें जितनी एडजस्टमेंट तुम्हें करनी होगी ना, वो तुम कर लो, जो नहीं करनी वो मत करो। उसके बेस पे तुम निकाल दो तुम्हारे प्रॉफिट कितने आ रहे हैं। तो यह 10 लाख रुपए के प्रॉफिट है, इसमें आपने एडजस्टमेंट नहीं की। उसने मुझसे मांगा क्या, कह रहा एक तो मुझे बता दो बुक प्रॉफिट कितने हैं, और दूसरा मुझे बता दो कि जो सैलरी वर्किंग पार्टनर को दी जा रही है वो कितनी सैलरी अलाउड होगी। बस मुझे ये बता दो। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 नंबर का है। बताओ इस क्वेश्चन में है क्या। पहले तो मुझे इतना बताओ, याद करो सेक्शन 40B जो हमने पार्टनरशिप फर्म वाला किया था, आपको मैंने कहा था कि बुक प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। पहले आपको सारी रेमुनरेशन ऐड करनी पड़ती है। रीजन मीन, अगर आपने रेमुनरेशन माइनस कर दी है, पार्टनरशिप हमने अपने अकॉर्डिंग माइनस की होगी, हमें माइनस करनी है 40B के बेस पे, तो पहले हमें ऐड करनी पड़ेगी, फिर 40B जो लिमिट बोलेगा उसके बेस के ऊपर माइनस करनी पड़ेगी। इस तरह से हम कैलकुलेशन करेंगे। अब उसने बोला जी आपने वर्किंग पार्टनर को सैलरी पे की है 30,000 पर मंथ। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, क्या ये सैलरी में ऐड बैक करूंगा? बच्चा कह रहा है यस, ऐड बैक करोगे, फिर उसके बाद माइनस करोगे। सर एक बात सोच के बोलो, क्या ये सैलरी ऐड बैक करूंगा? नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। रीजन मीन उसने ये माइनस ही नहीं की थी। सर एक बात सोच के बोलना, ये 10 लाख के प्रॉफिट जो है, क्या वो सैलरी माइनस करने के बाद आई है, या उसने कोई ट्रीटमेंट किया ही नहीं है? उसने कोई ट्रीटमेंट ही नहीं किया। वो ये बात कह रहा है ये 10 लाख के प्रॉफिट जो है ना, इन एडजस्टमेंट करने से पहले है। तो अगर एडजस्टमेंट करने से पहले है, इट मींस उसमें सैलरी उसने माइनस नहीं की। और अब सैलरी माइनस करके ही नहीं दिखाई, तो हम यहां पे ऐड भी नहीं करेंगे। तो ये 10 लाख के प्रॉफिट जो होंगे ना, उसमें इस सैलरी का ट्रीटमेंट नहीं होगा। बच्चा कहता है सर जो आपने लास्ट सेशन जो किया था उसमें तो आपने वो सैलरी ऐड करी थी, और आप यहां पे कह रहे हो सैलरी ऐड नहीं होगी। ना को वो क्वेश्चन ध्यान से देख लेना, उसमें ये दिया हुआ था कि नेट प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट है। और अगर आफ्टर मींस वो माइनस कर दिए, माइनस कर दिए तो हमें ऐड करने पड़ेंगे। जब इसमें माइनस ही नहीं किए तो हम ऐड क्यों करेंगे? तो भैया इसका सैलरी का यहां पे कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगा। तो पहली बात तो ये मैंने काट दिया। उसके बाद डेप्रिसिएशन, भैया फिक्स एसेट्स है, इनकम टैक्स कट का 2,50,000, ये माइनस करेंगे नहीं करेंगे? यस, ये अलाउड होगा, तो 2,50,000 माइनस करेंगे। फिर आपका इंटरेस्ट आ रहा है, कैपिटल पे 15% पर एनम। अपने आप बोल देना जी कितने परसेंट अलाउड है? अलाउड कितने परसेंट है? पूरा का पूरा 15% है या 12%? याद करो 40B की जो लिमिट मैंने कहा था, पार्टनरशिप फॉर्म में सैलरी वाले केस में अलग लिमिट होती है, इंटरेस्ट वाले केस में अलग लिमिट होती है। और इंटरेस्ट वाले केस में कितनी लिमिट होती है? 12%। यहाँ पे इंटरेस्ट कितना है? 15%। तो क्या पूरा 15% डेबिट करूंगा या 12%? सिर्फ 12%। अब यहाँ पे एक बार चेक करो, 5 लाख का अगर मैं 12% निकालूंगा तो कितना आएगा? 60,000 रुपए का इंटरेस्ट आएगा। ये मुझे माइनस करना पड़ेगा, और मुझे कुछ माइनस नहीं करना। अब पहले तो मुझे फटाफट से बुक प्रॉफिट निकाल के बताओ भाई। भगवान जी मेरा कैलकुलेटर कहाँ है? ये रहा, ये देखो री। अब यहाँ पे 10 लाख ये है, सैलरी का ट्रीटमेंट नहीं करूंगा। रीजन मीन क्योंकि पहले मेरे बुक प्रॉफिट निकल के आएंगे ना, उसके बेस पे देखना पड़ेगा सैलरी अलाउड कितनी है। ऐसे माइनस नहीं कर दूंगा, क्या पता इतनी सैलरी अलाउड ही ना हो। तो पहले मुझे लिमिट निकालनी पड़ेगी ना 40B की, उसके लिए मुझे क्या निकालने पड़ेंगे? बुक प्रॉफिट निकालने पड़ेंगे। तो 10 लाख, इसमें से इंटरेस्ट माइनस करूंगा 12%, तो भैया 60,000 रुपए का तो इंटरेस्ट माइनस करूंगा, और उसके बाद यहां पे माइनस करूंगा 2,50,000 रुपए का, ये माइनस करूंगा। तो मेरे ख्याल से आपके बुक प्रॉफिट जो निकल के आएंगे वो आएंगे 6,90,000 रुपए के मेरे बुक प्रॉफिट निकल के आएंगे जी। ये मेरे बुक प्रॉफिट आ रहे हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? पहले तो यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब इसकी प्रेजेंटेशन कैसे करनी है वो आपके इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे देखो बताया हुआ है। आपको मैं एक बार दिखा दूं, देखो उन्होंने टेबल फॉर्म में प्रेजेंटेशन किया जो हमने क्लास के अंदर की थी। ये राजी, ये देखो 10 लाख, ठीक है जी, 2,50,000, ये डेप्रेशन हो गया। अच्छा यहाँ पे 60,000 पे कितने पार्टनर हैं? 2 पार्टनर है ना, तो एक पार्टनर को इंटरेस्ट मिल रहा है 60,000 पे, तो 2 पार्टनर का 120 हो जाएगा। 2 पार्टनर कितना हो जाएगा? 1,20,000। तो इंटरेस्ट यहाँ पे 120 माइनस होगा जी, तो यहाँ पे 6,30,000 रुपए का हमारा बुक प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है जी। एक बार दोबारा समझा देता हूँ। 5 लाख रुपए देखो उसने बोला ईच, यहाँ पे ना ईच पार्टनर है।
अगर ये बोलता कि दोनों पार्टनर की है फिर तो 60 जन माइनस करते, उसने बोला 5 लाख रुपए ईच पार्टनर, तो मतलब 2 पार्टनर है, 10 लाख का हो गया, 10 लाख का 12 कितना हो गया 120 मैंने माइनस कर दिया। फिर 2,50,000 रुपए डेप्रिसिएशन ये माइनस कर दिया, 6,30 के मेरे बुक प्रॉफिट आ गए। अब जो ये मेरे बुक प्रॉफिट आए इसके बेस पे कैलकुलेशन करूंगा, फटाफट से बोल दो। पहले 3 लाख के बुक प्रॉफिट अलग करूंगा और बैलेंस बुक प्रॉफिट जो बचे 3,30,000 के वो अलग कर दूंगा। अब पहले 3 लाख के बुक प्रॉफिट का कितने परसेंट करते हैं 90%, और इसका हम करते हैं 60%। अब मुझे फटाफट से बताओ जी, 3 लाख का 90, 2,70,000 तो ये आ गया, और 3,30,000 जो है उसका 60% आ गया 1,98,000, तो 4,68,000 पे ये सैलरी मुझे अलाउड हो गई है जी। 4,68,000 रुपए की सैलरी अलाउड हो गई, मतलब इतनी सैलरी मैक्सिमम अलाउड होगी, इससे ऊपर अलाउड नहीं होगी। अब मुझे यहाँ पे देखना है कि सैलरी उसने दी कितनी है। देखो ये क्या कह रहा है, सैलरी दी है 30,000 पे ईच, 30,000 पे ईच है, पेड अप पर मंथ टू द बोथ वर्किंग पार्टनर ऑफ द फर्म विच इज ऑथोराइज बाय पार्टनरशिप डीड, जो पार्टनरशिप डीड से ऑथोराइज है। तो इतना मुझे बोल देना, अगर 30,000 पे ईच है तो 30,000 मल्टीप्लाई 12 और मल्टीप्लाई 2 तो कितना आ गया जी 7,20,000 पे आ गया। अब अगर ये 7,20,000 पे आ गया तो ये अलाउड कितना, 7,20,000 ही पूरा अलाउड कर दूं या 4,68,000 पे? सर 4,68,000 पे। याद करो 40B की लिमिट कितनी है, 4,68,000 है ना, तो सैलरी अलाउड भी कितनी होगी 4,68 अलाउड होगी। सैलरी में दे 7,20,000 रहा हूं, बट पार्टनरशिप फर्म जो मैक्सिमम डेबिट कर पाएगी ना वो डेबिट कितना कर पाएगी 4,68,000 पे। तो एक बार इसका आंसर देख लेते हैं, 6,30,000 पे। अब यहाँ पे देखो ये 6,30,000 पे आपका आ गया, 7,20,000 पे देखो सैलरी है, तो यहाँ पे अलाउड कितनी है 4,68,000 रुपए की सैलरी अलाउड होगी। तो यहाँ पे डिस अलाउड जो होगी, उसने डिस अलाउड पूछा कितना पूछा है, तो उसने मुझसे पूछा कितना, क्वेश्चन में क्या मांगा है अलाउेबल सैलरी, तो भैया अलाउेबल सैलरी कितनी होगी 4,68,000, तो 7,20 में से अगर 4,68 माइनस करोगे तो बाकी क्या जाएगा डिस अलाउड, वो उसने पूछा ही नहीं। तो बुक प्रॉफिट मेरा निकाला 6,30,000 पे, सैलरी कितनी अलाउड होगी 4,68,000 पे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 नंबर का आया था। अब बताओ क्वेश्चन मुश्किल है? पूरे 30 नंबर में 45 नंबर में इनकम टैक्स में एक सिर्फ प्रैक्टिकल बना, सिर्फ एक प्रैक्टिकल, वो भी किसका पार्टनरशिप फर्म वाला। आप खुद देख लो, ये आपका ही पेपर है, पेपर मेरा नहीं है, और वो भी दिसंबर 19 का, जिसको बच्चे बहुत मुश्किल बोल रहे थे। सिर्फ एक क्वेश्चन प्रैक्टिकल बना है, वो ये वाला बना है। और बच्चे कंफ्यूज पता कहां पे हुए थे, बच्चों ने यहां पे क्या कर लिया, रट के बच्चे गए थे, क्योंकि नॉर्मली बच्चों ने क्वेश्चन क्या की होती है, यहाँ पे बिफोर के लिखा होता है आफ्टर। अब उन्होंने जब आफ्टर पढ़ा ना, उन्होंने क्या किया, ये रेम्युनरेशन अलाउड कर दी। अब जब ये रेम्युनरेशन उसने एड बैक की और उसके बेस पे निकाल दिया बुक प्रॉफिट, कैलकुलेशन गलत हो गई। अब कैलकुलेशन गलत, उस बच्चे को लग रहा है सही है क्योंकि सारे बच्चे वही करके आए हैं, बट जो 10% बच्चा जो रिजल्ट के अंदर आता है उसको पता था कि यहां पे लिखा है बिफोर, बिफोर मींस ये माइनस ही नहीं किया तो ऐड मैं क्यों करूंगा। और भैया ये माइनस करना है कितना 12% तक, ये भी माइनस करना है, तो उसके बेस से माइनस करूंगा, निकल के आ गया बुक प्रॉफिट। बुक प्रॉफिट से निकाली अलाउेबल सैलरी, तो दी मैंने 7,20,000 है, अलाउड मुझे इतनी होगी, बाकी सारी हो जाएगी डिस अलाउड। तो उसने 2 क्वेश्चन मांगे हैं, बुक प्रॉफिट वो बता दिया, सैलरी कितनी अलाउड है वो बता दिया, दोनों क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो अब जाके हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे हो गया जी। इसका आंसर आपको यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसके गाइडलाइंस आंसर से चेक कर सकते हो। आंसर में कोई मिस्टेक नहीं है, बिल्कुल रिवाइज आंसर के बेस पे दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये आंसर उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। देखो ये क्वेश्चन लिखने के आपको 5 नंबर मिलने थे, अब बताओ कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी। अच्छा अब इस क्वेश्चन के बाद आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देख लो जी। अब एक बार क्वेश्चन नंबर 2 देखना, क्वेश्चन नंबर 2 है हाउस प्रॉपर्टी और पीजीबीपी का ना मिक्स क्वेश्चन है। अब जिन बच्चों ने 5 हेड देखे होंगे उनको समझ में आएगा, जिन्होंने 5 हेड सही ढंग से नहीं देखे या स्पीड फास्ट फास्ट करके देखे हैं उन्हें समझ में नहीं आएगा, और आज उन्हें पता लगेगा कि 5 हेड में से भी क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन पढ़ना, वो क्या लिखा है, हरिहरन एंड फैमिली एंड एचयूएफ, हरिहरन एंड फैमिली एक एचयूएफ है, ओन ए प्रॉपर्टी विच हैज बीन लेट आउट टू द पार्टनरशिप फर्म, उसने एक पार्टनरशिप फर्म को प्रॉपर्टी लेट आउट की, ट्रेड एंड ट्रेड कैरिंग ऑन द बिजनेस, वो पार्टनरशिप फर्म इसमें बिजनेस कैरी करेगी। हरिहरन एंड फैमिली एचयूएफ इज ए पार्टनर इन द फर्म, ट्रेड एंड ट्रेड थ्रू इट्स करता हरिहरन, मतलब जो ये एचयूएफ है ना वो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है कर्ता के थ्रू, ठीक है। रेंट हैज नॉट बीन चार्ज बाय एचयूएफ फ्रॉम द फर्म, फर्म से एचयूएफ कोई रेंट चार्ज नहीं कर रही। फिर वो कहना चाह रहे हैं जी, उसने द असेसिंग ऑफिसर हाउएवर हैज टैक्स द हरिहरन एंड फैमिली ऑन द नोशनल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन द म्युनिसिपल वैल्यू, इज द एक्शन ऑफ एओ जस्टिफाइड। वो ये बात कहना चाह रहा है कि भैया चाहे तुम रेंट ले रहे हो चाहे नहीं ले रहे,
तुम सबने हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर पढ़ा होगा। एओ बात कर रहा है हरिहरन से और पार्टनरशिप हमसे कि तुमने हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर पढ़ा होगा, और अगर तुमने हाउस प्रॉपर्टी पढ़ा होगा ना तो सेक्शन 22 में तुमने ये भी पढ़ा होगा कि हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में रेंटल वैल्यू टैक्सेबल नहीं होती, एनुअल वैल्यू टैक्सेबल होती है। और मेरी पूरी फैमिली अगर सामने बैठी है जो इस एटीट्यूड के अंदर नहीं है कि हमें 5 हेड आते हैं, तो मे बी उन्हें ध्यान आ गया होगा एनुअल वैल्यू मे बी रेंटल वैल्यू में नोट भी रेंटल वैल्यू, एनुअल वैल्यू निकालने का तरीका होता है। याद करो एफआरवी, एमवी हायर, फिर एसआर विच एवरेज लेस, फिर कंपेयर करो एआर से, फिर उसके बेस पे जीएवी आएगी, फिर हम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करेंगे। तो उस केस में अगर मुझे रेंट नहीं भी आ रहा तो भी मेरी जीएवी कैलकुलेट हो सकती है, आपको मैंने क्लास के अंदर कहा था। अब उसने बोला जी मुझे रेंट तो आ नहीं रहा, तो उस केस में ये इनकम टैक्सेबल नहीं है, तो उसने एओ ने बोला कि भैया मैं तुम्हारी एनुअल वैल्यू निकालूंगा, जो तुम्हारी म्युनिसिपल वैल्यू है उसी के बेस पे मैं तुम्हारा टैक्स लगा दूंगा। तो क्या एओ जस्टिफाइड है? एओ यहां पे जस्टिफाइड नहीं है। याद करो मैंने क्लास के अंदर कहा था कि यहां पे अगर एचयूएफ है, एचयूएफ पार्टनरशिप फर्म की पार्टनर है, उसका कर्ता के थ्रू पार्टनर बनी हुई है रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में। तो अगर पार्टनरशिप फर्म बिजनेस कैरी कर रही है तो हम ये मानते हैं कि पार्टनरशिप फर्म का हर पार्टनर उसमें बिजनेस कैरी कर रहा है। और अगर हर पार्टनर उसमें बिजनेस कैरी कर रहा है तो एक पार्टनर ऐसा भी है जिसकी वो प्रॉपर्टी है, और अगर एक पार्टनर ऐसा है जिसकी वो प्रॉपर्टी है, अगर वही उसमें बिजनेस कैरी करेगा तो मुझे नहीं पता कितने बच्चों को ध्यान आएगा। सेक्शन 22 में 3 एक्सेप्शन थी कि अगर कोई पर्सन अपनी प्रॉपर्टी के किसी भी पोर्शन में अगर खुद बिजनेस कैरी कर रहा होगा ना तो वो प्रॉपर्टी उसकी हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होगी, बिजनेस में टैक्सेबल होगी। और फिर दूसरा कॉम्पोजिट रेंट इनसेपरेबल, और फिर लेट आउट इज सप्लीमेंट्री बिजनेस। 3 केस मैंने आपको बताए थे 22 में, उसमें से एक केस आ गया बिजनेस वाला। बच्चा कहता है सर बिजनेस तो फर्म कैरी कर रही है ना, तो भैया फर्म अगर कैरी कर रही है वो तो एचयूएफ की बात कर रहा है, उसके हाथ में ट्रीटमेंट क्या होगा? सर एचयूएफ का जो करता है वो उसके थ्रू पार्टनर बनी हुई है एचयूएफ, एचयूएफ का जो करता है उसके थ्रू पार्टनर बनी हुई है एचयूएफ। तो सोच के बोलना, अब अगर फर्म बिजनेस कैरी करे इट मीन फर्म का हर पार्टनर बिजनेस कैरी कर रहा है, क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कंपनी नहीं है। और अगर हर पार्टनर बिजनेस कैरी करेगा तो इट मीन पार्टनर कौन है? करता है। अगर वो भी अपनी प्रॉपर्टी में खुद बिजनेस कैरी कर रहा होगा तो गवर्नमेंट ये बात बोलती है उस केस में ये जो एओ कह रहा है कि तुम्हारी म्युनिसिपल वैल्यू को ही मैं जीएवी मान के इनकम निकाल दूंगा, एओ जस्टिफाइड नहीं है। और इस बात को अफर्म भी किया। एक हाईकोर्ट की जजमेंट है, उसका नाम आपको याद नहीं करना, एक हाईकोर्ट की जजमेंट है, उसने भी अफर्म किया कि भैया एओ सही नहीं है, इस केस में उसकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी के बेस पे कैलकुलेट नहीं होगी, इसकी प्रॉपर्टी जो होगी वो पीजीपी के अंदर टैक्सेबल होगी। ठीक है जी, तो आपको मैं दिखा देता हूं यहां पे ना, बस ये अब ये पढ़ लेना जी। देखो ये 22 में लिखा हुआ है कि हम प्रॉपर्टी टैक्सेबल करते हैं बट बिजनेस वाले को बाहर। देखो मद्रास हाई कोर्ट की जजमेंट दी है, तो उसके बेस पे बिजनेस कैरी कर रहा है पार्टनर, हेंस बिजनेस इज कैरिड बाय वन ऑफ पार्टनर। तो उसमें क्या लिखा है? एओ करेक्ट नहीं है, ये इनकम उसकी हाउस प्रॉपर्टी में नहीं है। तो यहां से आप रीड कर सकते हो, समझा मैंने आपको सारा दिया। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। लिखना कैसे है, क्या लिखना है, वो सारी बातें आपको यहाँ पे दी हैं। जो मैंने बातें बोली हैं वो सेम बातें यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, मैं इसको पढ़ाने में टाइम नहीं लगा रहा, इतना आप खुद भी पढ़ सकते हो। गाइडलाइंस आंसर आपके पास होंगे, उसका प्रिंट आउट होगा, नहीं तो पीडीएफ फॉर्म में होंगे, वहां से आप रीड कर सकते हो। ठीक है जी, लो जी, ये आपका सेकंड क्वेश्चन था, बताओ 5 नंबर का। मुश्किल? बच्चा कह रहा हमें तो मुश्किल लगा क्योंकि हम तो 5 हेड पढ़ के जाते नहीं। क्योंकि ना 5 हेड, पता है इतने सारे बच्चे ऐसे हैं, गला थक गया कहते कहते, डॉक्टर ने भी मना कर दिया विवेक सर ज्यादा मत बोलो, बट फिर भी बच्चा बात मानता नहीं है। क्यों? कहता 5 हेड में क्यों करूं, मैं एग्जीक्यूटिव में नहीं हूं। मत करो। ये क्वेश्चन 5 हेड का है। अगले वाला क्वेश्चन दिखाऊंगा, ओल्ड सिलेबस का 70% पेपर बना हुआ है एग्जीक्यूटिव के सिलेबस के अंदर से, और प्रोफेशनल का बच्चा इसके अंदर बोलता है मैं क्यों करूं, मैंने एग्जीक्यूटिव में किया हुआ। मत करो सर, मत करो। आपको एग्जाम के अंदर पता लगेगा कि चैप्टर की वैल्यू क्या है। तो सिंपल सी बात है, अगर आप नहीं करके रहोगे, क्योंकि सिलेबस बहुत वाइड है, मैं आपकी बात मान रहा हूं, बट अगर आपने पढ़े ही नहीं है तो आप इन क्वेश्चन के आंसर क्या देके आओगे? तो भैया सिंपल सी बात है, चाहे स्पीड फास्ट करके सुनो, चाहे कैसे भी सुनो, 5 हेड और जितने मिसलिनियस चैप्टर हैं जो मैंने आपको भेजे हुए हैं क्लासेस, वो सारे आपने देखने जरूर है। बाकी सर करियर आपका है, मैं तो सिर्फ समझा सकता हूं, आप क्वेश्चन देख के भी फील कर सकते हो कि उसमें से क्वेश्चन बनते या नहीं बनते। अगला देख लो, अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन के बाद ही पता लग जाएगा। अगला क्वेश्चन किसका है? रिटर्न ऑफ इनकम। जो बच्चा सोचता ही नहीं है, प्रोफेशनल वाला बच्चा सोचता है पेपर आएगा मैट, एएमटी, ट्रांसफर प्राइसिंग, डीटीडब्ल्यूए, पोयम, बायबैक, स्लम सेल, इसमें से आएगा, उसमें से आएगा, बट वो कभी ये सोचता ही नहीं है कि रिटर्न ऑफ इनकम का सबसे पहला सेक्शन 139(1) जो एग्जीक्यूटिव की पहली क्लास के अंदर हम समझा देते हैं, उसमें से भी क्वेश्चन बनेगा। 5 नंबर का क्वेश्चन ये देख लो, ये वाला बना हुआ है।
रिटर्न ऑफ इनकम के सेक्शन 139(1) का। आपको मैं दिखा देता हूं, देखो उसने क्या बोला है। स्टेट विद ब्रीफ रीजन एज पर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट वेदर द रिटर्न ऑफ इनकम इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। वो कह रहा है इन केस में क्या रिटर्न फाइल करनी है, आप हमें ये बता दो बस। इंडिपेंडेंट केसेस है। पहला, मिस्टर एक्स ए रेजिडेंट इंडिविजुअल, एज 81 है, उसकी टोटल इनकम दी है 3,85,000, बट आफ्टर क्लेमिंग डिडक्शन 1,50,000 एटीसी की डिडक्शन है और एग्जामिशन 1,20,000 पे अंडर सेक्शन 1038। अब इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सही करूंगा क्योंकि क्वेश्चन पुराना है, आप सबने नया लो पढ़ा है, आप सब जानते हो। अब 1038 खत्म हो चुका है। 1038 याद करो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एसटीटी पे करते थे, सारा एग्जाम्प्ट होता था। तो रिटर्न ऑफ इनकम के चैप्टर में पहले लिखा होता था कि अगर टोटल इनकम बिफोर डिडक्शन और बिफोर एग्जाम्शन अंडर सेक्शन 1038, अगर एग्जाम्शन लिमिट से ऊपर है तो रिटर्न फाइल करना जरूरी है। तो जब ये पेपर बना, अगर मैं उसके बेस की बात करूंगा ना, तो उसके बेस पे यहां पे क्या करना था, 3,85,000। देखने से लग रहा है 5 लाख से कम है, और इनकम अगर 5 लाख से ऊपर होगी तब रिटर्न फाइल करेंगे क्योंकि एज 81 है। तो लोगों ने बोल दिया रिटर्न फाइल नहीं करनी क्योंकि इनकम कम है। बट रिटर्न ऑफ इनकम के सेक्शन में लिखा है जो तुम्हें टोटल इनकम चेक करनी है ना, वो बिफोर नहीं आफ्टर चेक करनी, सॉरी आफ्टर नहीं बिफोर चेक करनी है। मतलब अगर तुम डिडक्शन ना लेते, उससे पहले इनकम कितनी होती वो हमें इनकम बताओ, उसके बेस पे। एक तरह से गवर्नमेंट कहना चाह रही है ग्रोस इनकम बताओ, ग्रोस कितनी है। तो भैया 385 में 150 तो मैं डिडक्शन ऐड कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद फिर मैं यहां पे 1,20,000 पे ऐड करूंगा, तो आप चेक कर लो भैया 5 लाख से तो ऊपर इनकम बन गई है, रिटर्न फाइल करना कंपलसरी था। अच्छा, अब बच्चा कहता है सर यहां तो अमेंडमेंट आ चुकी है, आपने इनकम टैक्स में अमेंडमेंट क्लास डाली है, उसमें आपने बताया है कि अब लॉ में ये लिखा हुआ है कि टोटल इनकम चेक करनी है बिफोर डिडक्शन और बिफोर एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 सीरीज जो कैपिटल गेन में है। मैंने कहा यस। तो इसको पढ़ा, अब पता कैसे पढ़ोगे, अब यहाँ पे ना 1038 की बजाय आप ये मान लो ये एग्जाम्पशन जो है वो सेक्शन 54 की है, मतलब कैपिटल गेन के 54 में एग्जाम्पशन थी, आपने बोल देना अब ये भी ऐड करूंगा, ये भी ऐड करूंगा, इन दोनों को ऐड करने के बाद इसमें फिर चेक करूंगा मेरी इनकम कितनी है। और हर एक बच्चा इंटेलिजेंट है, इतनी तो कैलकुलेशन वो खुद भी कर सकता है, 5 लाख से ऊपर ही बनेगी। तो क्या रिटर्न फाइल करना जरूरी है नहीं है? आंसर इज यस, बिल्कुल जरूरी है, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। बताओ क्वेश्चन था क्या? एग्जीक्यूटिव वाला बच्चा क्वेश्चन सोल्व कर देगा, ये एग्जीक्यूटिव वाला बच्चा रिटर्न ऑफ इनकम चैप्टर वाला। बट आप नहीं कर पाओगे, क्यों? आपने वो चैप्टर किया ही नहीं, आपने ध्यान ही उन चैप्टर पे लगाया जो आपके दोस्तों ने बोला, सीनियर ने बोला, या तो मार्केट के अंदर अफवाह फैलाते हैं कि भैया ये टॉपिक कर लो इसमें से पेपर बनेगा, तो आप वो करके चले गए। सर सिलेबस सारा करके जाओगे, छोड़ के जाओगे, अपने रिस्क के ऊपर जाना। मैंने सारा मटेरियल आपको इसलिए दिया है कि भैया चाहे स्पीड फास्ट करके सुनो, चाहे कुछ भी सुनो, आपने देखना जरूर है बस, ठीक है जी। तो ये टॉपिक रिटर्न ऑफ इनकम का एक बार अगर आप ओपन करके देख लोगे, सबसे पहला सेक्शन 139(1) उसमें आपको दिख जाएगा ये। अगला क्वेश्चन भी देख लो, वो भी रिटर्न ऑफ इनकम का है। ए रजिस्टर्ड एसोसिएशन एलिजिबल फॉर एग्जामिशन अंडर सेक्शन 1023B हैज इनकम फ्रॉम हाउस होल्ड 3,60,000, क्या रिटर्न फाइल करनी है? आंसर इज यस। नालायक बच्चा कह रहे नहीं, क्यों नहीं करनी भाई? इनकम एग्जाम्प्ट है इसलिए। सर याद करो सेक्शन नंबर 139(4)C जिसमें लिखा हुआ था कि अगर सेक्शन 10 में इनकम एग्जाम्प्ट भी है तो भी रिटर्न फाइल करनी है अगर सेक्शन 10 से पहले अगर इनकम एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा है। तो अगर मैं सेक्शन 10 के एग्जाम्पशन हटा दूं तो टोटल इनकम कितनी है? 3,60,000 है ना, जो 2.5 लाख से ऊपर है, रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। तो आपको मैंने पहले भी कहा था कभी टोटल इनकम चेक करनी है वो एग्जाम्पशन और डिडक्शन के बाद नहीं, उससे पहले चेक करनी है, उससे पहले कितनी है। तो ये चाहे सारी इनकम एग्जाम्प्ट है फिर भी रिटर्न फाइल करना जरूरी है। रीजन भी गवर्नमेंट ये बात कह रही है कि हम देखेंगे कि एग्जाम्पशन तुमने सही क्लेम की या गलत क्लेम की, और अगर तुम रिटर्न ही फाइल नहीं करोगे हमें कैसे पता लगेगा ये एग्जाम्पशन तुमने सही क्लेम की है? तो भैया तुम रिटर्न फाइल करो, उसके बाद हम अपने प्रोसेस कर लेंगे, तुम्हारा काम सिर्फ रिटर्न फाइल करना है। तुम ये नहीं बोल सकते मेरी सारी इनकम एग्जाम्प्ट है। एग्जाम्पशन से पहले इनकम कितनी है? 360, 2.5 लाख से ऊपर है, रिटर्न फाइल करो। तो इन दोनों केस में रिटर्न फाइल होगी जी। ये दोनों क्वेश्चन 5 नंबर के। अब जाके 15 नंबर हमारे पक्के हो गए, और मेरे ख्याल से टाइम हुआ है 20 मिनट। 20 मिनट में 15 नंबर पक्के समझा दिए। लिखने में टाइम लगा लो 15 मिनट और, तो मैक्सिमम ये 3 क्वेश्चन आपके 40 मिनट के अंदर मैक्सिमम हो जाने चाहिए थे एग्जाम के अंदर, जो मुश्किल नहीं थे, बिल्कुल भी बिल्कुल मुश्किल नहीं थे। क्योंकि बच्चों को ना कहते, बच्चे कह रहे थे न्यू सिलेबस वाला पेपर आसान था, ओल्ड वाला तो बड़ा मुश्किल था। देख लो मुश्किल कितना मुश्किल था। मुश्किल इसलिए था क्योंकि आप वो टॉपिक नहीं करके गए थे जो एग्जीक्यूटिव में आते हैं, क्योंकि आप अपनी हवा के अंदर थे कि हम तो वही करके जाएंगे जो न्यू सिलेबस के अंदर है, पेपर तो उसके अंदर से बनेगा।
और अभी भी बच्चे बोलते हैं 5 ऐड करने हैं क्या, उनको मैं यही बोलता हूं अपने रिस्क पे छोड़ के जाना, क्योंकि भरोसा इंस्टीट्यूट कुछ नहीं है सर, वो तो ये बोलेगा कि भैया आपने एग्जीक्यूटिव की है, मैं क्वेश्चन डालूंगा, करने ना करने वो आपके ऊपर है। ठीक है जी, तो ये टॉपिक हमारा हो गया। लो जी, अगला देख लो फिर, अगला क्वेश्चन 2 पे आ जाओ। अब ये तो सारा थ्योरी है यार, मैं सिर्फ आपको ना समझा दूंगा, पढ़ आप खुद लेना। इसके आंसर आपको गाइडलाइंस आंसर में दिए हुए हैं जी, इसके आंसर इसके बाद ही दिए हुए हैं, तो गाइडलाइंस आंसर से आप आंसर चेक कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि थ्योरी आप खुद पढ़ सकते हो, याद करके लिखने वाली बात है, समझा मैं सारे दूंगा। मैं ये नहीं कह रहा पेपर में छुड़वा रहा हूं, समझा मैं सारे दूंगा, क्योंकि कुछ बच्चों को समझने के अंदर प्रॉब्लम होती है कि सर इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। समझा मैं दूंगा, रीडिंग आप खुद कर लेना। ठीक है, क्योंकि मेरा मेन फोकस है प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराने पे। आगे देखो जी, what is the role of transfer pricing officer in the matter of reference made by assessing officer under section 92C of income tax act। अपने आप बोल देना, क्वेश्चन 3 नंबर का है, याद करो। इंटरनेशनल टैक्सेशन की रिवीजन क्लास भी आपने की होगी स्टूडेंट दरबार के अंदर। अब उस स्टूडेंट दरबार में जो ट्रांसफर प्राइसिंग का चैप्टर मैंने रिवाइज करवाया था, और इवन क्लासेस जो आपके पास आती हैं उसके अंदर भी मैंने करवाया था, सेक्शन 92CA रेफरेंस टू टीपीओ, कि अगर एओ के बस का नहीं है एएलपी निकालना, तो टीपीओ के पास केस जाएगा, टीपीओ एसएससी को नोटिस देगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मंगाएगा, उस बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बेस पे एएलपी निकालेगा, फिर वो एएलपी एओ को देगा, फिर एओ उस एएलपी को यूज करके इनकम निकालेगा, फिर टीपीओ की एएलपी में अगर कोई गलती होगी वो रेक्टिफाई करेगा, फिर उस रेक्टिफाइड एएलपी को यूज करके एओ फिर इनकम निकालेगा। याद आ रहा है कुछ, 92CA में सारे क्लोज हमने किए थे, जिसको मैं बोलता था पावर ऑफ टीपीओ। देखो वही लिखा है कि टीपीओ का रोल क्या है, ये वही टीपीओ का रोल 3 नंबर के अंदर मैक्सिमम आप 4-5 पॉइंट भी लिखाओगे तो भी सफिशिएंट है। तो एक बार बुक ओपन कर लेना, 92CA, वहां पे लिखा होगा रेफरेंस टू टीपीओ या पावर ऑफ टीपीओ, उसकी बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखना, इज इट पॉसिबल फॉर द असेसिंग ऑफिसर टू पास असेसमेंट ऑर्डर विदाउट कंसीडरिंग आर्म लेंथ प्राइस डिटरमाइंड बाय ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर। क्या ये पॉसिबल है? ना जी ना, बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। याद करो जो 92CA भी हमने ऊपर डिस्कस किया, उसके अंदर मैंने क्या बोला कि एएलपी कौन निकालता है? टीपीओ निकालता है, और जो टीपीओ एएलपी निकालेगा वो एओ को देगा, और एओ को वही एएलपी यूज करके इनकम निकालनी पड़ेगी, एओ उसको इग्नोर नहीं कर सकता। और आपको मैंने क्लास के अंदर भी कहा था ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर इज द हाईएस्ट पोस्ट अंडर चैप्टर ट्रांसफर प्राइसिंग। मतलब जब भी आपको एएलपी में दिक्कत आएगी टीपीओ के पास जाओगे, और टीपीओ जो भी एएलपी निकालेगा ना वो एएलपी माननी ही पड़ेगी, तो कोई इसको इग्नोर कर ही नहीं सकता। तो सिंपल सी बात है, क्या उसको एओ इग्नोर कर सकता है? आंसर इज नो, एओ को वो एएलपी यूज करनी पड़ेगी। तो ये इसके आंसर हो गए दोनों के, और इसको आप आंसर यहां पे देख सकते हो। देखो वही बात यहां लिखी है, और दिख रहा है नो इट इज नॉट पॉसिबल, एओ के लिए पॉसिबल नहीं है, जो वो एएलपी निकालेगा वही उसको कंप्यूट करनी पड़ेगी, उसके बेस पे आपको इनकम निकालनी पड़ेगी जो टीपीओ निकालेगा। देखो वही लिखा है, देखो 92CA, ये दोनों क्वेश्चन एक तरह से हैं किसके? ये 92CA के ही है, ट्रांसफर प्राइसिंग के चैप्टर के। ठीक है नी, उसके बाद assessing officer is empowered to make an assessment for any year to the best of his judgment in certain situation subject to certain condition, narrate the said situation and condition involved in the making of such best judgment assessment। कमाल कर दिया सर। एग्जीक्यूटिव के अंदर भी आपने किया होगा रिटर्न ऑफ इनकम और असेसमेंट प्रोसीजर वाला चैप्टर, याद आ रहा है कुछ? असेसमेंट कितने तरह की होती हैं? अगर वो अपने टॉपिक देखो, असेसमेंट कितने तरह की होती हैं? 143(3), 144, 147, 153A, अगर आपको ध्यान आ रहा हो। 143(3) इसको बोलते हैं रेगुलर असेसमेंट स्क्रूटनी असेसमेंट, 144 बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, 147 इनकम छुपा ली, गवर्नमेंट ने धप्पा कर दिया, दैट इज इनकम एस्केपिंग असेसमेंट, और 153A जब इनकम टैक्स की रेड पड़ती है उस केस में क्या होता है। देखो उसने पूछा क्या है कि बेस्ट जजमेंट असेसमेंट जो है वो किस केस में करते हैं, याद आ रहा है कुछ? 144 रिटर्न ऑफ इनकम के चैप्टर में समझाया था कि अगर आप रिटर्न सही टाइम पे फाइल नहीं करते हैं, 139(1) और 139(4) की बेस्ट जजमेंट हो सकती है। अगर 142(1) का जो नोटिस आता है रिटर्न की वार्निंग देने वाला, उसको फॉलो नहीं करते, बेस्ट जजमेंट हो सकती है। 143(2) का नोटिस आया, 143(2) का नोटिस कौन सा होता है? 143(3) की अगर असेसमेंट करनी है उसके लिए नोटिस आएगा 143(2) में, उसको फॉलो नहीं करोगे, बेस्ट जजमेंट हो सकती है। तो उसने मुझसे पूछा ही क्या है कि भैया किन सिचुएशन में बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकते हैं वो बता दो। बताओ, क्वेश्चन 5 नंबर का, और चैप्टर कौन सा? रिटर्न ऑफ इनकम, जो एग्जीक्यूटिव में भी आपने किया हुआ है और प्रोफेशनल के अंदर ओल्ड सिलेबस के अंदर तो है, न्यू में टॉपिक नहीं है, बट न्यू वाले बच्चों को पता होना चाहिए। और देखो उसने वही लिखा हुआ है, आपको मैं दिखा देता हूं। देखो जी, लिखा ना, अगर आपने रिटर्न सही टाइम पे फाइल नहीं की,
आपने 142(1) को फॉलो नहीं किया, 143 टी के 2 के कंप्लाई फॉलो नहीं किए, ठीक है जी, तो उस केस में 144 कर सकते हैं, बट पहले वो शोकोस नोटिस भेजेगा और शोकोस नोटिस के बाद ही वो असेसमेंट कर पाएगा, ये बात ध्यान दो। तो ये सारी बातें आपको इस क्वेश्चन में लिख के आनी थी, ठीक है। तो जो ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे होंगे उनके पास जो मिस इनकम टैक्स की एग्जीक्यूटिव की बुक आई होगी, मेरे ख्याल से न्यू सिलेबस वाले बच्चों के पास आई है, नहीं आई, नहीं मेरे ख्याल से उनके पास नहीं आई होगी। रीजन मीन क्योंकि उनमें 5 हेड है नहीं, तो वो क्लास नोट से भी देख सकते हैं, बट ओल्ड सिलेबस के अंदर तो सारा सिलेबस है, तो उनको मैंने ई बुक भी दी है, ओल्ड वालों को, न्यू वालों को नहीं मिलेगी। रीजन मीन उनमें चैप्टर दिए नहीं हुए, आप क्लास नोट से भी देख सकते हो, बट ओल्ड वालों को जो ई बुक मिली होगी उसमें देख लेना, रिटर्न ऑफ इनकम का चैप्टर खोल के सेक्शन 144, ये क्वेश्चन देखो वहां से बना हुआ है। तो प्रोफेशनल के टॉपिक का नहीं है, एग्जीक्यूटिव का टॉपिक का है, और बच्चा नॉर्मली करके क्यों नहीं जाता, क्योंकि उसको लगता है एग्जीक्यूटिव का मैं क्यों करूं, और देख लो 5-5 नंबर के क्वेश्चन उसमें से बने। अगला क्वेश्चन देख लो जी, अगला क्वेश्चन भी टीडीएस का है, टॉपिक प्रोफेशनल का नहीं है, वैसे एग्जीक्यूटिव में आपने किया होगा टीडीएस का टॉपिक, उसके अंदर से क्वेश्चन बन गया 5 नंबर का। देख लो पूरा क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन देख लो 10 नंबर का एग्जीक्यूटिव के टॉपिक में से बना है। इसके अंदर पूछा गया टीडीएस का, मिस्टर Purushottam, who has been having a turnover more than 4 crore during the last few years, has utilized the service of an engineer on turnkey basis for the construction of a factory building and a residential house, 90 or 60 lakh. What are the TDS implication? Will it make difference if the work has been entrusted a head mason, that is mystery, on turnkey basis instead of engineer? अपने आप बोल दो जी, इंजीनियर अगर कोई सर्विस दे रहा है तो याद करो टीडीएस के चैप्टर में एक सेक्शन 194 जे आपने पढ़ा होगा, प्रोफेशनल सर्विस, टेक्निकल सर्विस। अगर 30,000 से ऊपर की वैल्यू होगी तो टीडीएस कटेगा, बट अगर वो सर्विस पर्सनल यूज के लिए है तो टीडीएस नहीं कटता। और 194 सी आपने किया होगा कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट वाला, पूरे साल में 1 लाख से ऊपर पेमेंट करोगे टीडीएस कटेगा 194 सी में, अगर आपको ध्यान आ रहा हो। बट अगर पर्सनल पर्पस के लिए होगा तो टीडीएस नहीं कटेगा। उसने यहां पे 2 चीजें बोली हैं, देखो एक तो फैक्ट्री बिल्डिंग और एक रेजिडेंशियल हाउस, तो रेजिडेंशियल हाउस को तो यहां से क्रॉस कर दो, पर्सनल पर्पस है, टीडीएस की बात नहीं होगी। फैक्ट्री बिल्डिंग के लिए उसने पेमेंट की है 90 लाख रुपए की, इस पे टीडीएस कटेगा। तो वो कह रहे हैं कि अगर इंजीनियर की बजाय ये मिस्त्री होता तो क्या उसमें फर्क पड़ता? आंसर इज यस, फर्क पड़ता, क्योंकि अगर यहां पे इंजीनियर है तो टीडीएस कटेगा 194 जे में, प्रोफेशनल सर्विस, टेक्निकल सर्विस, और अगर यहां पे ये पर्सन होगा तो टीडीएस कटेगा 194 सी के अंदर। तो ये बात ध्यान, इन दोनों के अंदर सेक्शन का फर्क आ जाएगा नहीं टीडीएस के। बच्चा कह रहा है भाई साहब सर आप कह रहे पेपर मुश्किल नहीं है, इसने हमारे तोते उड़ा रखे हैं, और आप कह रहे मुश्किल नहीं है। नालायकों मुश्किल नहीं है, आप ये बोलो कि ये टॉपिक एग्जीक्यूटिव वाले हम छोड़ देते हैं, हम करके नहीं जाते इसलिए मुश्किल है। सर दोस्त भी नहीं करके जाते सर हमारे, उन्होंने तो बताया है, वो नहीं करके देंगे तो आप भी नहीं करके जाओगे, वो फेल होंगे तो आप भी फेल होगे, वो जितने अटेम्प्ट देंगे आपको भी उतने देने हैं। आप क्यों नहीं समझते कि अगले टाइम के अंदर क्लियर करना है? और मैं आपको बार बार कह रहा हूं, अगस्त में देना चाहे दिसंबर में देना, सारे टॉपिक करके जाना, स्किप मत करना, चाहे स्पीड फास्ट करके सुन लो। ये जो भगवान ने एक्स्ट्रा टाइम दिया है ये खेलने कूदने के लिए नहीं दिया, ये उन टॉपिक के लिए दिया है जो आप छोड़ के जाते हो। अभी भी टाइम भगवान और दे रहा है, अभी भी नहीं समझोगे ना तो ये लगा लो इनकम टैक्स में फिर आप चले जाओगे। मुझे नहीं पता, क्या पता अगली बार सैलरी में से क्वेश्चन आ जाए, क्या पता हाउस प्रॉपर्टी में से आ जाए, क्या पता कैपिटल गेन में से क्वेश्चन आ जाए, वो पूछे ना मैट का क्वेश्चन, वो पूछे ना एएमटी, फिर क्या करोगे? आप ये आर्ग्यूमेंट नहीं करोगे क्वेश्चन कहां से बना दिए, तो एग्जीक्यूटिव आपने पूछे हैं, इंस्टीट्यूट साफ साफ बोलेगा एग्जीक्यूटिव क्लियर है तो भैया आपको सीएस बनाना है, सारी नॉलेज आपको चाहिए। तो सिंपल से बात है, टॉपिक हमें सारे करने हैं, जितने भी टॉपिक है कंप्लीट करके जाने हैं, ताकि क्वेश्चन कहीं से भी बने, ताकि हमको लिखने के लिए आता हो, ठीक है जी। तो ये टीडीएस का आपको मैं दिखा देता हूं जी, यहाँ पे ये देखो 194 जे टीडीएस कट गया 10%, 9 लाख रुपए का, और यहाँ पे 194 सी, यहाँ पे 1% टीडीएस का रेट है। और अगर पर्सनल यूज है तो कोई टीडीएस कटना ही नहीं है, तो यहाँ पे पर्सनल यूज के लिए कोई टीडीएस नहीं है, ठीक है जी। तो ये आपका सेक्शन है 194 जी और सी। अब जाके हमारे 15 नंबर के क्वेश्चन हो गए। एक बच्चा कहता है भाई मैं तो 2 करके ही ना आता, क्योंकि 2 और 2 में से ऑप्शन है ना, तो मैं 1 तो फिर भी करके आ गया था, 2 मैंने किया ही नहीं था क्योंकि मुझे आता नहीं था। 2 देख लेते हैं 2 में क्वेश्चन कौन कौन से हैं। 2 में सबसे पहला क्वेश्चन है ट्रांसफर प्राइसिंग, सॉरी टैक्स प्लानिंग, टैक्स इवेजन और टैक्स अवॉइडेंस के बारे में बताना है कि ये जो चीजें लिखी है वो क्या है। सोच समझ के बताना। टैक्स प्लानिंग का मींस एग्जम्पशन डिडक्शन जो होती है उसका बेनिफिट लेना, इवेजन मींस चोरी करना, लॉ को ब्रेक करना, अवॉइडेंस मींस लॉ का गलत यूज करना,
जो लॉ में कमी है उसको यूज करके टैक्स कम करना, दैट इज टैक्स अवॉइडेंस। और मैनेजमेंट मींस टैक्स के सारे कंप्लाइंस अगर मैं सही टाइम पे फॉलो कर रहा हूं उसको हम टैक्स मैनेजमेंट बोलते हैं। एक बार देखना क्या लिखा है, स्टेट विद द रीजन वेदर द फॉलोइंग एक्ट कैन बी कंसीडर एज एन एक्ट ऑफ द टैक्स प्लानिंग मैनेजमेंट अवॉइडेंस इवेजन। इसको क्या बोलेंगे? सबसे पहला, स्टार्टिंग बिजनेस इन द इंडस्ट्रियली बैकवर्ड स्टेट विच विल बी एंटाइटल एंड असेसी टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80IB। अपने आप बोल रही डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं 80IB के अंदर, तो डिडक्शन एग्जम्पशन अगर ये क्लेम कर रहे हैं उससे टैक्स कम हो रहा है तो क्या बनेगा? टैक्स प्लानिंग बनेगा ना। तो पहला केस हो गया टैक्स प्लानिंग, एक नंबर पक्का। ट्रांसफरिंग ऑफ एसेट टू अनदर पर्सन विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, हस्बैंड ने वाइफ को एसेट ट्रांसफर की, मेजर सन को की, मदर को की, फादर को की, आपको मैंने पहले भी कहा था, तो उस केस में क्या करते हो आप? अवॉइडेंस करते हो कि लो जो बना है उसमें लैक्यूना है कि भैया अगर मैं इसको ट्रांसफर करूंगा मेरा टैक्स कम हो जाएगा, दैट इज अवॉइडेंस। मैंने कोई लो ब्रेक नहीं किया, तो ये क्या निकल के आ गया? अवॉइडेंस आ गया। इंस्टॉलेशन ऑफ एयर कंडीशनर कॉस्टिंग 75 एट रेजिडेंट, डायरेक्टर के घर में एसी लगाया बट ट्रीटिंग इट्स प्लांट एंड इंस्टॉल इन क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन इन फैक्ट्री, और खर्चा डेबिट कर दिया भाई साहब बिजनेस में। घर का एसी, घर का खर्चा बिजनेस में डेबिट कर दिया, तो आपने तो लो ही ब्रेक कर दिया, क्योंकि पर्सनल खर्चे कभी डेबिट होते ही नहीं है। आपने पर्सनल खर्चे डेबिट करके टैक्स कम किया, तो भाई साहब आप तो इवेजन कर रहे हो, आप तो टैक्स की चोरी कर रहे हो, ये इवेजन में आ गया। मिस्टर डी इज वर्किंग पार्टनर इन ए फर्म, ही इज एंटाइटल्ड टू सैलरी 30,000 और ही ट्रीट दिस सैलरी इंस्टेड ऑफ बिजनेस इनकम। अब उसने पार्टनरशिप, हम याद करो पार्टनरशिप हम सेक्शन 40B, उसके पार्टनर को जो सैलरी मिलती है उसका ट्रीटमेंट हम काम पर करते हैं PGP। आपको ध्यान आ रहा है? सेक्शन 28 जो सैलरी है, इंटरेस्ट है, कमीशन है, पार्टनर को जो मिलता है वो हर केस में PGP के अंदर जाता है। वो कह रही बिजनेस की बजाय सैलरी की इनकम मान रहे हो, रीजन मीन क्योंकि मुझे स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम करनी होगी सेक्शन 16 की 50,000 रुपए की, तो आपने तो लो ही ब्रेक कर दिया। सेक्शन 40B में साफ साफ लिखा है कि भैया पार्टनर के हाथ में जब सैलरी मिलती है वो बिजनेस की इनकम है, आप ले गए सैलरी में, रीजन में आपने स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम करनी होगी, तो आपने क्या किया? लो ब्रेक किया ना, ये क्या बन गया? इवेजन बन गया। और आपने एडिक्वेट रिकॉर्ड्स मेंटेन किए, टैक्स के सारे कंप्लाइंस पूरे किए, तो ये क्या बन गया? टैक्स मैनेजमेंट बन गया। तो देखो ये क्वेश्चन 5 नंबर का बिल्कुल सिंपल सा, अगर थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ोगे ना सिंगल पॉइंट भी गलत नहीं होगा। क्या सोच रहे हो? बच्चा कह रहे यही सोच रहे हैं, ये पेपर तो सही आया था, ये फिर हमसे क्यों नहीं हुआ? नंबर तो हमारे खास आए नहीं थे सर, उस टाइम तो बड़ा मुश्किल लग रहा था, अब आप करा रहे हो तो कुछ मुश्किल लग रहा है। उस टाइम भी आसान लगता, उस टाइम भी आसान लगता अगर आप प्रैक्टिस घर से अच्छे से करके जाते, सारा चैप्टर करके जाते और क्वेश्चन वहां बैठ के ध्यान से पढ़ते। तो सर क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, आपको लग रहा होगा विवेक सर इसलिए कह रहे हैं खुद तो सीए बन चुके हैं और अब कह रहे हैं आसान है आसान है आसान है, हमें पता है ना सर। आप इतनी गारंटी दे रहा हूं, अगर आपने कंप्लीट चैप्टर पढ़े हैं, जो लेक्चर आपके पास आए हैं या जो मुझसे नहीं पढ़े कहीं से पढ़े, अगर आपने सारे कंप्लीट लेक्चर देखे होंगे ना सर, मुश्किल नहीं लग रहा होगा। एक आधा क्वेश्चन मान सकता हूं, सारा मुश्किल तो नहीं लग रहा होगा, ये मेरी गारंटी है। और अगर मुश्किल लग रहा है फिर तो बहुत बड़ी दिक्कत है, इट मीन आपके फिर इनकम टैक्स में कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। ठीक है जी। उसके बाद आओ जी, अगला क्वेश्चन देख लो जी। रूल 10MA ऑफ द इनकम टैक्स रूल 1962 postulates the rollback provision in the context of transfer pricing shall apply in respect of international transaction that is same as international transaction to which the agreement applies. What is the meaning of the word same? अपने आप बोल देना जी। जब मैंने आपको इंटरनेशनल टैक्सेशन के स्टूडेंट दरबार के अंदर रिवीजन करवाई थी, तो कई सारे बच्चों को डाउट आता था कि सर रोल बैक प्रोविजन में से क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो रोल बैक का मतलब क्या होता है? जो हमने अगले 5 साल के लिए एग्रीमेंट एंटर किया, तो उसके पिछले 4 साल के लिए भी एंटर एग्रीमेंट कर सकते हो, बट मैंने कहा था ट्रांजेक्शन सेम होनी चाहिए, पेंडिंग होनी चाहिए, उनके केसेस अभी ओपन चल रहे हो, ऐसा नहीं केस कंप्लीट हो चुके हैं। तो वो सारी बातें मैंने आपको लिखवाई थी कि रोल बैक प्रोविजन किस किस केस में कर सकते हो, वो सारी बातें मैंने आपको लिखवाई थी। देखो क्वेश्चन बना हुआ है 5 नंबर का कि रोल बैक प्रोविजन में आपने जो लिखा, जो ट्रांजेक्शन के लिए आप जा रहे हो वो उसी के लिए जा पाओगे जो आपकी सेम है, मतलब जिनके लिए आप 5 साल के लिए पहले गए हो। तो सेम का मतलब क्या है? सेम का मतलब यही है सेम नेचर हो, सेम क्लास हो, ट्रांजेक्शन पेंडिंग पड़ी हो, ठीक है जी, तो आपने कहीं अपील ना की हो, ये सारी बातें। मेरे ख्याल से स्टूडेंट दरबार नंबर आपका 12 या 13 होगा, उसके अंदर एक बार ओपन करके देख लेना, उसमें पूरा रोल बैक प्रोविजन मैंने समझाया अच्छे से, उसके बेस पे क्वेश्चन करके आना है। ठीक है जी, नहीं तो आप यहां से भी आंसर देख सकते हो, ये रहा।
ये सर्कुलर ये रहा, ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है जी। अब सबसे मुश्किल क्वेश्चन लास्ट आ गया जी, ये नहीं हो पाएगा आपसे, ध्यान रखना ये नहीं हो पाएगा। सबसे मुश्किल क्वेश्चन है 5 नंबर का। कैन एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ रिलेटिंग टू एप्लीकेबिलिटी ऑफ ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। एएमटी का प्रोविजन के बता दो। एएमटी क्या है जी? एएमटी क्या है? एएमटी तो मेरे ख्याल से ऐसा, एएमटी क्या था? एएमटी था मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स या ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स किस पर लगेगा? इंडिविजुअल पे, एचयूएफ पे, एओपी, बीवाई, एजेपी 20 लाख के बाद अगर उसकी इनकम है। पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी में हमेशा लगेगा। और कुछ केस में 18.5% है, कुछ केस में 9% रेट होगा। और अगर नॉर्मल टैक्स ज्यादा तो नॉर्मल पे करेंगे, एएमटी है तो एएमटी पे करेंगे, एएमटी ज्यादा है तो एएमटी क्रेडिट मिल जाएगा, उसको यूज करेंगे जिस साल नॉर्मल टैक्स ज्यादा आएगा। कितने साल के लिए कैरी फॉरवर्ड? 15 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड। और मैट और एएमटी की जब मैंने रिवीजन करवाई थी तो एएमटी को बहुत बढ़िया तरीके से टेबल फॉर्म में मैंने आपको रिवाइज करवाया था, स्टूडेंट दरबार के अंदर ही। क्लास तो छोड़ दो, स्टूडेंट दरबार के अंदर ही। तो देखो वो प्रोविजन आपको लिख के आने हैं। कितने नंबर का है? 5 नंबर का। और ये देख लो लिखा क्या, ये देख लो, एएमटी वही 18.5%, इंडिविजुअल एचयूएफ ये पार्टनरशिप हम इस पे लगेगा, 20 लाख के बाद लगेगा इन लोगों पर, ठीक है जी। टैक्स क्रेडिट ये देखो नहीं कब मिलेगा, कितने कब कैरी फॉरवर्ड होगा, और यहाँ पे सारी की सारी बातें वही लिखी हैं। कैरी फॉरवर्ड एंड सेटअप जब नॉर्मल टैक्स ज्यादा होगा 15 साल तक यहाँ पे लिखा होगा, 15 साल तक जो होगा वो हमारा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ये सारी बातें आपकी एएमटी के बारे में पूरी बातें मतलब जो आपने क्लास के अंदर पढ़ी हैं वो सेम बातें आपको यहाँ पे लिख के आनी है। तो ये क्वेश्चन आपके बने थे जी। अब बताओ इसके अंदर है क्या? ये थे जी 45 नंबर का इनकम टैक्स था ये। अच्छा एक बात अब मुझे बताना, अब मैं आपके सीएस वाले पेपर कराऊं, आपके सीएस वाले पेपर ही कराऊं मतलब इसके बाद फिर जून 19 वाला करा दूं, या सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही कराऊं इनकम टैक्स के? जो आपके जैसे मैट हो गया, एएमटी हो गया, बायबैक हो गया, ये सब प्रोविजन आप खुद कर लोगे। वैसे मुझे लगता है कि नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि आप करोगे भी नहीं, आप ये छोड़ देते हो। बट आपके ऊपर छोड़ रहा हूं सर। आप ये मत सोचना कि मैं नहीं कराना चाहता, मुझे कोई दिक्कत थोड़ा है। मैं तो आपको सारे करवा दूंगा, जो आप बोलोगे मुझे वो करवाना है जिसमें आपको लगता है कि हमारा फायदा है। अगर आपको लगता है कि सर पहले सारे पेपर करवा दो, जो पेपर में जैसे भी क्वेश्चन आए हैं हमें वो सोल्व करने हैं ताकि हमें समझ में आए कि क्वेश्चन बनते कैसे हैं। अगर आपको लगता है कि वो हम खुद कर लेंगे, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ना सिर्फ वही हमें करा दो, तो मुझे अपने कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। और जहां मेजोरिटी होगी उसके बेस पे मैं फिर अगले सेशन लेके आऊंगा, ठीक है रे। क्योंकि अगर आपको लगता है कि सर ये थ्योरी वाले क्वेश्चन तो हम खुद भी पढ़ सकते हैं, इसमें कोई जरूरत नहीं आपको समझाने की, बेस मेन हमें प्रैक्टिकल स्ट्रॉन्ग करवा दो, तो मैं प्रैक्टिकल पे आ जाऊंगा जैसे हम जीएसटी में आए थे। अगर आपको लगता है नहीं सर क्योंकि हमें सारे पेपर करने हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन कई बार समझ में आते नहीं, आपके समझाने समझ में आ जाते हैं, तो प्लीज आप हमें सारे कराओ चाहे वो कैसे भी हैं, तो मैं फिर सारे करा दूंगा। आपके कमेंट का मैं वेट करूंगा। जितने बच्चे भी अब आते हैं, बहुत कम बच्चे आते हैं, बहुत ही कम बच्चे, ऐसे नालायक बच्चे बहुत कम आते हैं, बट जितने बच्चे भी आते हैं प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि हम क्या करें, ठीक है जी। कि प्रैक्टिकल पे आए या पेपर बेस्ड चलते रहे, जितने पेपर बने उसको हम रिवाइज करके यहाँ पे करें, ठीक है। बाकी नेक्स्ट सेशन से पहले बता देना मुझे। चलो फिर बाकी मुलाकात करेंगे जी नेक्स्ट सेशन में, सेम टाइम सेम जगह। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू, टेक केयर, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो, तैयारी करते रहो, और टारगेट बनाओ 80+ मार्क्स का। वैसे 90+ मार्क्स मेरे को चाहिए प्रोफेशनल में, किसी बच्चे के तो आए कि इंस्टीट्यूट भी बोले यार सीए वाले बच्चे लाते थे, सीएस वाला इस बार स्पेशली बच्चा लेके आया और कमाल कर दी इसने। बट 80+ का टारगेट लेके चलो, बट टारगेट के साथ साथ उतनी मेहनत भी करनी है। मेहनत करोगे, एक कल बच्चे ने पूछा सर रैंक के लिए कितने परसेंट चाहिए, मैंने कहा 70%। उसके जब डाउट्स मेरे सामने आ रहे थे तो डाउट्स बिल्कुल ये लगा लो बेसिक लेवल के थे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके डाउट्स भी बढ़िया होने चाहिए, एनालिसिस पावर भी अच्छी होनी चाहिए, आपकी प्रैक्टिस भी बहुत जबरदस्त होनी चाहिए, आपकी लिखने की पावर भी अच्छी होनी चाहिए। जब सारी चीजें परफेक्ट होती है ना तब जाके नंबर आते हैं, देखने से नंबर नहीं आता, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत दिन रात करनी पड़ती है, तब जाके नंबर आएंगे जो आपके टारगेट्स हैं, ठीक है। चलो फिर बाकी मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो, और बस टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, लव यू सो मच, बाय बाय जी।